देखिएगा बच्चों, हम लोग जो अब वाला यूनिट पढ़ रहे हैं इसका नाम है यूनिट नंबर 7 बोला जाता है इसको। वैसे ये तब यूनिट नंबर 7 तब बोला जाता था इसे जब आप इसको पढ़ते थे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। अभी बेटा हम लोग सिर्फ मैक्रो पढ़ रहे हैं और इंडियन इको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 7 नहीं है, यूनिट नंबर 3 है और ये 12 मार्क्स का यूनिट है टोटल। इसमें 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इस पूरे यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे पूरी इकोनॉमी में इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट कितना है ना, इसको हम लोग डिटरमाइन करना सीखेंगे इस पूरे यूनिट में। 3 चैप्टर से बेटा यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, चैप्टर नंबर 17 है, सबसे बेसिक चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा देखना। अच्छा, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पे, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कॉन्सेप्चुअल ना हो, सब चीजें समझने वाली है, कोई भी चीज रट्टाफिकेशन वाली नहीं है। जब आप इसको समझोगे ना इस चैप्टर को, तब आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें लर्न होती चली जाएगी, ठीक है, अगर आप मेरी लैंग्वेज में इसको समझते जाओगे तो। चैप्टर 18 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ये थोड़ा सा इससे अच्छा है, यहाँ पे हम लोग इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सीखेंगे, और मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 19 प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बाजार में जब एक्सेस डिमांड का सिनेरियो आता है हमारी इकोनॉमी में, जब जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा वो पूरा हम एक चैप्टर में डील करना सीखेंगे। प्लस चैप्टर 17 जो है ना वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इसके वीडियो में। टोटल आपको 3 बता दिए मैंने कि एक चैप्टर नंबर 17 में आपको लगभग इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तीन टाइप के तो फंक्शंस होने वाले हैं। फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के, एक्स एंट और एक्सपोज्ड सेविंग और एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। और हम लोगों को फिर इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स देखने हैं जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए काम आएंगे। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 17 होने वाला है। फिर बैक क्वेश्चंस वगैरह होंगे, एमसीक्यूज वगैरह होंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में आपको कई तरीके के पॉइंट्स पढ़ने हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्की बात है आएगा 6 मार्क्स का। यहाँ पे इनकम को डिटरमाइन करने की अप्रोचेस है 2। एक तो है एडीएस अप्रोच, या तो ये पूछी जाएगी, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसमें से कोई, इन दोनों अप्रोचेस में से कोई एक क्वेश्चन जरूर होता है एग्जाम में। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को समझेंगे, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखेंगे विद इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फिर बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसमें हम लोगों को मोस्ट ऑफ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसका सिनेरियो कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, उसका सिनेरियो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब आगे लिखा है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल या करेक्ट करने के मेजर्स कौन कौन से हैं। ये चीजें हम लोग 19 चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया कि हम लोगों को क्या देखना है। चैप्टर 17 में इतने सारे पॉइंट्स हैं, आज हम लोग केवल फर्स्ट वाला पॉइंट कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाए, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एक बार बच्चा मैं ना अपने ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ कि अकाउंट्स का टाइम जो है वो 6 बजे, ठीक है, ताकि सब बच्चे जो है वो अकाउंट्स के लिए वेट ना करें। ठीक है, देखिएगा एडी क्या होता है, मैं ये समझना एग्रीगेट डिमांड क्या है बच्चा। देखिएगा बच्चों, एग्रीगेट डिमांड आपने डिमांड पढ़ा था 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसी प्रोडक्ट की डिमांड, जब किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है कोई एक पर्सन, वो कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड मतलब टोटल जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है किसी प्रोडक्ट की, जितने भी कस्टमर्स हैं अगर वो जितनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, देखो जब हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी तो वो एक पर्सन या एक फैमिली की डिमांड पड़ी। जब हमने मार्केट डिमांड पढ़ी तो एक मार्केट की डिमांड पड़ी, जैसे किशनगढ़ का मार्केट, एक सिटी की डिमांड पड़ी, उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो। तो टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। जो भी फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मतलब जिसे अल्टीमेटली यूज किया जाएगा, फर्दर उसमें कोई वैल्यू एड नहीं होगी। तो उन प्रोडक्ट्स की, उन फाइनल गुड्स की जो टोटल डिमांड है हमारी इकोनॉमी में, उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। इन अदर वर्ड्स, aggregate demand refers to the total demand for all final goods and services in the economy during an accounting year। ये भी सेम की सेम बात लिखी हुई है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि हमारी इकोनॉमी में है
जिनकी डिमांड हो रही है। AD also means the aggregate or total expenditure on final goods and services in an economy. अपनी इकोनॉमी में आप टोटल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इन फाइनल गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, वही एग्रीगेट डिमांड है। बेटा एग्रीगेट डिमांड 4 चीजों से मिलकर के बनी है। इसमें लिखा है कंपोनेंट ऑफ AD, 4 चीजों से मिलकर के बना है। अब बेटा कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो आपको सर ये वाला फॉर्मूला तो हमें आता है। C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड या जिसे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। याद आया कोई किस चीज का फॉर्मूला है? बेटा ये मैंने आपको जब नेशनल इनकम पढ़ाया था ना, वहां पे ये फॉर्मूला है, किसी एक मेथड का फॉर्मूला है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब कभी आप कैलकुलेट करते थे ना नेशनल इनकम, वहां GDP MP निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता था, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। याद होगा आपको? तो आपको एक एक का मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है। C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो पैसा खर्च किया है जो कि प्राइवेट कंजम्पशन के लिए है। मतलब मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज मेरे कंजम्पशन के लिए खरीदी है वो कहलाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर इस टाइप का जो भी पूरी इकोनॉमी में हुआ उन सबका टोटल क्या कहलाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको प्लान्ड प्राइवेट कंजम्पशन भी कहा जाता है। और इसी के लिए लिखा है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो कि हाउसहोल्ड खरीद सकते हैं या खरीदना चाहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं C, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या तो एक्चुअल में जो कर दिया खर्चा उन्होंने अपनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो ले लो, या वो गुड्स एंड सर्विसेज भी जिसमें कि वो चीज भी इंक्लूड है कि वो खरीदना चाहते हैं, वो एबल है उस चीज को खरीदने के और वो खरीदना भी चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे जो है एक 4 व्हीलर बाय करना है, तो बेटा BMW में बाय करने के लिए एबल नहीं होगी, ठीक है, मेरे पास BMW जितना 70-80 लाख रुपीस नहीं है। बट अगर बात आ जाएगी सर 1 स्विफ्ट डिजायर बाय करनी है, तो हाँ 7-8 लाख रुपए की मैं बाय कर सकता हूँ। तो मैं एबल हूँ जिस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, और मेरी इच्छा है जिसको बाय करने की, उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होगा ना वो कहलाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? समझ आ गया बच्चों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड या प्लान इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट रेफर्स टू इंटेंडेड और एक्सटेंड एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट लाइक मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो भी पैसा खर्च करने का सोच रहे हैं कोई नई कैपिटल एसेट पे, जो कि मशीन, बिल्डिंग या कोई और रॉ मटेरियल हो सकता है, उसे कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड या क्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप। फिर एक गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जिन जिन गुड्स की डिमांड करती है उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च करती है उसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेटा यहाँ पे आएगा इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट इंटेंडेड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू फुलफिल सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करने का सोच रही है, दो टाइप, कंज्यूमर गुड्स पे भी और कैपिटल गुड्स पे भी, तो वो कहलाता है गवर्नमेंट डिमांड। जो भी पैसा खर्च करने का सोच रही है ना, इंटेंडेड मतलब होता है जो प्लान कर रही है उसे, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करने का, उसे कहते हैं गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट आपको समझते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको आप आराम से पढ़ लेना। तो बेटा एडी के 4 कंपोनेंट है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये है इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी है ना उसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, जिसमें सारे के सारे सेक्टर मौजूद होते हैं। सेक्टर मतलब मैंने आपको 11 मतलब स्टार्टिंग में जब ये बुक स्टार्ट किया था मैंने बताया था, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फॉर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन का काम करता है, फॉर्म सेक्टर प्रोडक्शन का काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स और सब्सिडीज का काम करता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह को काउंट करते हैं, ठीक है। फॉरेन बोल दीजिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दीजिए, एक ही बात है। तो बेटा उसको बोलते हैं ऐसी इकोनॉमी जहां पे चारों सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। लेकिन हमारे 12th क्लास में केवल 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब केवल हम ये अज्यूम करते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर केवल 2 ही सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो बेटा वहां पर एग्रीगेट डिमांड में केवल 2 कंपोनेंट होंगे, C प्लस I। C प्लस I बोले तो कंजम्पशन प्लस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों? अब आते हैं हम लोग एडी का स्केड्यूल और उसका डायग्राम देखते हैं। अकाउंट बेटा पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। जो भी बच्चा कनेक्ट है रेडमी से वो पूछ रहा है कि सर अकाउंट्स 6 बजे के आसपास पढ़ेंगे बेटा। अभी 5:50 हो रही है, 10 मिनट और।
खत्म हो जाएगा। अब बेटा एडी का शेड्यूल बना रहे हैं हम लोग, और ये सारे सारे के सारे फिगर्स करोड़ में दिए हुए। आपको क्या क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ इनकम और कंजम्पशन दे दो, बाकी सब निकल जाएगा। ये तीनों, इसने तीनों दे रखा है एक बार का तो फिलहाल, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना है एक बार। तो इनकम देखिए बेटा 10 की गैप से बढ़ता जा रहा है, पहले 0, फिर 10 करोड़, फिर 20 करोड़, 30, 40, 50, 60, ऐसे ये हर साल इनकम जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है 10 करोड़ से। कंजम्पशन आपका, जब आपकी इनकम 0 थी तब भी 10 करोड़ का कंजम्पशन था। तो बेटा ये क्या है? ये है, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। नाम बताऊंगा, अभी याद रखना। ऑटोनोमस का मतलब होता है बेटा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजम्पशन हो रहा है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन है जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। आसान भाषा में बेटा, जो भी आप, अगर आप कुछ भी ना कमाओ तब भी आपको खाने के लिए कुछ तो फूड चाहिए ना आपके पेट के लिए, तो ये वो मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो कि कंजम्पशन के ऊपर करना ही करना है, चाहे पैसा हो या ना हो। नहीं होगा तो उधार लेकर के करेंगे, अपनी सेविंग्स में से करेंगे। आई बात समझ में? तो बेटा इनकम जब 0 थी, कंजम्पशन आपका 10 करोड़ का था और इन्वेस्टमेंट आपका 5 करोड़ का था। तो बेटा मैंने इनकम, मतलब मेरे को एग्रीगेट डिमांड निकालना है, तो C प्लस I दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 10 प्लस 5 15। गैप देखना, इनकम को 10 के गैप से बढ़ाया है, कंजम्पशन को 10 लिख करके 5 के गैप से बढ़ाया है, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखा है 5 करोड़। तो बेटा इन सब C प्लस I को जब हम लोग ऐड करते गए तो हर लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग एग्रीगेट डिमांड होती चाहिए। आप देखोगे एग्रीगेट डिमांड में एक नई चीज ये है, इनकम जब 50 थी तब अपनी एग्रीगेट डिमांड 40 थी। ठीक है, ऑलमोस्ट सब जगह पे ये एडी बड़ा ही है, ये कम नहीं हुआ है, क्योंकि हर बार इन्वेस्टमेंट 5 रुपए जो है उसमें जुड़ता चला गया, तो गैप भी इसमें 5 रुपीज का ही रह गया। आई बात समझ में? तो बेटा एडी जो है वो डिपेंड करता है इनकम की लेवल पे। जितना ज्यादा इनकम आएगी उतनी ज्यादा परचेसिंग पावर होगी। आसान भाषा में, जितना पैसा कमाऊंगा उतना खर्च कर सकता हूँ। तो इसीलिए जब कभी मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स की। आ रही बात समझ में? अब एडी का कर्व देखना बहुत मजेदार कर्व है, इसको बनाना सीखना पड़ेगा भाई। इसको बनाना आप चाहो तो मैं बोर्ड पे बता दूंगा, लेकिन एक बार आप इस कर्व को यहां से देखिएगा। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ठीक है। क्योंकि अब हमने देखा ये वाई फॉर इनकम है, तो इनकम बेटा बढ़नी चाहिए। तो ये इनकम को, इसको इनकम बोल रहे हैं, ये वाली इनकम है, ये बढ़ रही है इधर। ठीक है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक 70, 60 तक है, तो 60 तक बढ़ा देना यहाँ पे। फिर आपके पास कंजम्पशन दिया है बेटा, कंजम्पशन देखना 0 लेवल पे भी 10 करोड़ का कंजम्पशन था। अब देखोगे 0 पे भी 10 का कंजम्पशन है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, और एक सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, पैरेलल लाइन जाएगी। ठीक है, बता करके बताऊंगा अब इसको बोर्ड पे, आप समझ जाएंगे फिर। और एडी जो है वो इन दोनों का टोटल है, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड का भी यहां से लेके यहां तक लाइन जाएगी, 3 लाइंस बनेगी इसमें। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि आप ये डायग्राम देख करके ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चा, देखना। सबसे पहली चीज, एडी कर्व जो है वो कैसे बना है, ये एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों कर्व्स को ऐड करते हुए बना है। तो एडी कर्व हैज बीन शोन एज सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम टोटल एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व है, नंबर 1। नंबर 2, आई डैश इज अ इन्वेस्टमेंट कर्व। ये वाली जो है ना आई डैश, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, और ये एक विच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला एक्स एक्सिस काउंट होता है, अगर एक्स लिखा है ना, ये एक्स एक्सिस काउंट होगा। बिकॉज देयर इज एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस बोले तो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ठीक है, और आगे, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, दैट इज 1 इज अ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्स्टेंटली सेम रहा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया है। ऐसे 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, आगे जाकर के बात करेंगे जब इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट इज सी डैश एज अ कंजम्पशन कर्व व्हिच हैज अ पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोप। सी डैश एक कंजम्पशन कर्व है, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड कर्व। क्या बोला जाता है, अपवर्ड स्लोप बोला जाता है इसे। बिकॉज विद इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। आप समझना, इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसीलिए कंजम्पशन कर्व क्या है, पैरेलल टू एडी कर्व। एडी कर्व के पैरेलल है। आई बात समझ में? इसके बाद 4th पॉइंट लिखा है, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन। अगर आप देखोगे कंजम्पशन कर्व कोई ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है,
दिख रहा है, which shows that there is always some minimum level of consumption even when the income is zero। ये इसके बीच का जो गैप है, जीरो और सी के बीच का जो गैप है, ये बताता है कि कंजम्पशन कर्व हमेशा आपका जो मेन जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं, इससे भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, वजह क्या है इसके पीछे, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ पैसा हम खर्च करते हैं, कंज्यूम करते ही हैं, तो वो बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऐसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है, आगे बोलता है द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम दैट इज ओसी इन डायग्राम। ये ओसी जो है ना, ये बता रहा है कि 10 करोड़ इन द शेड्यूल, यानी हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 10 करोड़ है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, तो 10 करोड़ जितना गैप रखा है हमने यहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट है एडी कर्व आल्सो स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन। एडी कर्व भी अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, व्हिच शोज दैट देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ नहीं सॉरी because AD is the vertical summation of consumption and investment। ठीक है जी, AD कर्व क्या है, AD कर्व भी अगर आप देखोगे ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा ये वाला कर्व। अब ये क्योंकि आई और सी दोनों से ऊपर है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व दोनों से ऊपर है, वजह क्या है, इसकी वजह बहुत सिंपल सी है, क्योंकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ करके ही AD बना है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है, तो इन दोनों से तो ऑब्वियस ऊपर ही आएगा ना जब बढ़ेगा तो। आई बात समझ में। फिर आगे बोला जाता है AD कर्व इज अ पॉजिटिव स्लोप। AD कर्व का एक पॉजिटिव स्लोप है which shows that an income increases aggregate demand will also increases and vice versa। AD का भी अगर आप देखोगे पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ये जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है, और आसान भाषा में ऐसा होता भी है, अगर आपकी कमाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे ऐसा। तो AD कर्व का पॉजिटिव स्लोप है और ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस एक्सेस द रेट एट विच AD इंक्रीजेस। समझना, जिस रेट से इनकम बढ़ रही है आपकी, उसी रेट से जो है वो AD नहीं बढ़ रहा। आप अगर यहाँ देखो, मैं कहना चाहता हूँ ये कि एग्रीगेट डिमांड जो है, जैसे आपकी इनकम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40 भी हो गई। देखो यहाँ जब 20 थी ना, 20, तो आपका एग्रीगेट डिमांड था 25। जब ये एग्रीगेट, जब आपकी इनकम 40 हो जाती है ना, जस्ट डबल, 20 की जस्ट डबल 40 हो जाती है, तो बेटा यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 35 ही होती है। देखो 25 की डबल 50 होनी चाहिए थी ना यहाँ पे भी, लेकिन 50 नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जिस जिस पोजीशन में, जिस लेवल से आपकी इनकम बढ़ती है, उसी प्रपोर्शन में आपका एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ता। वजह क्या है, जब कमाई बढ़ती है तो लोग सेव ज्यादा करते हैं। आई बात समझ में। तो सेविंग ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, उतना कम नहीं होगा, बढ़ेगा पहले की कंपैरिजन में, बट उतना नहीं बढ़ेगा जितनी इनकम बढ़ रही है। आई बात समझ में। ऐसा लास्ट पॉइंट इज AD कर्व इज पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व बिकॉज़ द वर्टिकल गैप बिटवीन द बोथ द कर्व ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट व्हिच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर आप देखो AD और कंजम्पशन कर्व, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों, वजह क्या है इसकी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसके बीच का गैप जो है वो कांस्टेंट है। आई बात समझ में बच्चों। ये हमारा पूरा टॉपिक था बच्चा आज का, जो हमें पढ़ना था, और आज हमने पढ़ भी लिया। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो पूछ सकता है भाई।